Hello everyone. In our previous session, we discussed about variation in the value of acceleration due to gravity. Today, we further continue our discussion on variation in the value of acceleration due to gravity. Today, we try to understand how this variation are represented on graph. So, first of all, we see the variation in the value of acceleration due to gravity inside the earth. So, let first draw the image of earth. Let this is our earth and this is its center. स्टूडेंट, कल हम लोगों ने इनसाइड द अर्थ के लिए जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके वेरिएशन के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था और ये जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से था, g डैश इक्वल्स टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस h अपॉन आर ई। ये फॉर्मूला कल हम लोगों ने क्या किया था, डिराइव किया था और इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने बताया था कि जैसे जैसे हम अर्थ के इनसाइड जाते हैं वैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू लगातार घटती जाती है और सेंटर पे जाके ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। आज हम लोग इसी फॉर्मूले के हेल्प से अर्थ के अंदर ग्रेविटी कैसे चेंज होगी ये हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट, अगर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, g इक्वल्स टू g डैश आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, where RE is radius of earth. This is radius of earth. Student, अब जरा देखिए आप, G dash equals to G upon RE into RE minus H. Now, let R equals to RE minus H. Now this equation can be written as G dash equals to G upon RE into small r. ये हम लिख सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर हम कोई पर्टिकुलर प्लेस चूज़ करें, जैसे मान लो कि हमने ये प्लेस चूज़ कर लिया तो इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए g की वैल्यू फिक्स होगी और वहाँ के लिए RE रेडियस ऑफ अर्थ भी क्या होगा, फिक्स होगा। यानी ये जो ब्रैकेट टर्म है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, ये वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए क्या होगी, फिक्स होगी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, g डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। मीन्स इनसाइड अर्थ अगर हम बात करें तो जो वेरिएशन होगा ग्रेविटी के अंदर उसको हम कैसे लिख सकते हैं, g डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। फिर स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम अर्थ सरफेस पे निकालते हैं कि वहाँ पे g कितना होगा। तो the value of g dash at the earth's surface, अगर अर्थ सरफेस पे निकालें हम बच्चों तो अर्थ सरफेस पे अगर आ जाएंगे तो आप यहाँ से देखिए अर्थ सरफेस पे ये वैल्यू कितनी होगी, h की जगह हम जैसे यहाँ पे मान लो h हाइट पे हैं, अर्थ सरफेस पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये यहाँ पे आना होगा। तो अगर यहाँ पे हम आते हैं तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स h की वैल्यू अर्थ सरफेस पे क्या हो जाएगी, 0। और अगर आप यहाँ से देखिए तो यहाँ पे अर्थ सरफेस पे h की वैल्यू अगर 0 हो गई तो r की वैल्यू किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ अर्थ के। यानी हम लिख सकते हैं इसके लिए g डैश इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले से अगर हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा, g अपॉन आर ई इंटू, ये देखो r है तो r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अर्थ सरफेस पे ये जो r है ये किसके इक्वल हो जाएगा,
आर ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख दें क्या, आर ई इक्वल्स टू, ये आर ई से आर ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और अर्थ सरफेस पे जी डैश इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, हमें जी मिल जाएगा। स्टूडेंट अब एक चीज़ और हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कि ये जो जी डैश की वैल्यू है इसको हम सेंटर पे निकालते हैं। तो सेंटर पे का क्या कितनी होगी वैल्यू, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ जी डैश एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो आप यहाँ देखिए कि अगर हम अर्थ के सेंटर पे चले जाएं तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h हमने यही माना था ना, ये हाइट है, तो अगर हम बढ़ते 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 यहाँ सेंटर पे जाएं तो h किसके इक्वल हो जाएगा, तो एट द सेंटर h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर ई के इक्वल होगा। और अगर आर ई के इक्वल हो जाएगा तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, दैट इज r इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इस फॉर्मूले का फिर यूज़ करें, देखो ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इक्वल्स टू जी अपॉन आर ई, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी एट द सेंटर, ये हो जाएगी 0, यानी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 0। अब स्टूडेंट हमारे पास 3 डेटा है। पहला डेटा ये है कि अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, g के इक्वल होगा। अच्छा, इनसाइड द अर्थ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कैसे वैरी करेगा, वो r के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे g की वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर हम सेंटर पे आते हैं तो सेंटर पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, तो ये इक्वेशन आपको ऐसे दिखेगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मीन्स एज x इंक्रीज द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो इंक्रीजेज। और ये इक्वेशन हम ऐसे भी तो लिखते हैं, y इक्वल्स टू mx वेयर m इज कांस्टेंट। आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अगर c की वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, या ये जो लाइन है वो कहाँ से पास करेगी, ये ओरिजिन से पास करेगी। तो ओरिजिन से पास करने के लिए सबसे पहले तो हम g ड्रॉ कर लें। तो g के लिए सबसे पहले काम यहाँ से देखिए कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये, और फिर इसको आगे बढ़ा देते हैं। स्टूडेंट ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू क्या होगी, r, यानी ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अर्थ सरफेस को। स्टूडेंट आप यहाँ से देखिए कि एट द सेंटर ये जो लाइन है, ये लाइन आपको बताएगी g डैश की, और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा r को। ठीक है, ये 2 एक्सिस हमने ले लिया, इस पे ये मान लिया कि ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, जिस पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया g डैश को, और जो x एक्सिस है उस पे रिप्रेजेंट कर दिया हमने r को। अब आप यहाँ से देखिए, जब r की वैल्यू 0 है तो g की वैल्यू कितनी है, जब r की वैल्यू 0 है तो g की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यानी हम यहाँ हैं ओरिजिन पे, और इसके बाद जैसे जैसे हम r की वैल्यू बढ़ाएंगे g की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। यानी अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो ये ऐसे ड्रॉ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इस पॉइंट तक पहुंच गए। यानी यहाँ से यहाँ तक ये लाइन कौन सा रिलेशन बता रही है, ये इक्वेशन बता रहा है कि g डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। लेकिन कहाँ तक, सिर्फ सरफेस तक। जैसे ही हम अर्थ सरफेस पे पहुंचते हैं, अर्थ सरफेस का मतलब क्या है कि r इक्वल हो जाएगा किसके, r e के। तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये वे वैल्यू जो आपको बताई जा रही है यही क्या है, r e है। यानी हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, अर्थ के सरफेस पर। अब अर्थ के सरफेस पे अगर हम पहुंच गए तो सरफेस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी g के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि इनसाइड जो अर्थ है, वो इनसाइड द अर्थ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसे चेंज होती है। तो
सेंटर पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगी, 0। और जैसे ही हम सेंटर से सरफेस की तरफ मूव करेंगे एक्सीलरेशन क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। और बढ़ते 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 जब हम सरफेस पे पहुंच जाएंगे, अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाएंगे, वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड अर्थ। अर्थ के अंदर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसे चेंज होगी। तो हमने देखा कि सेंटर पे क्या होगी, वैल्यू 0 होगी, और जैसे जैसे हम मूव करेंगे टूवर्ड्स सरफेस जी की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी, जी डैश की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और सरफेस पे पहुंच के ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जी की। आप यहाँ देख सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जब हम आउटसाइड द सरफेस जाएंगे, सरफेस से बाहर जाएंगे, तो ये वेरिएशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट, इसके लिए भी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगी। तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला निकाला था, और अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हम लोग क्या लिखे थे फॉर्मूले में, हमने लिखा था जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने कल लिखा था। इस फॉर्मूले को अब हम चेंज करें, और चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, जी डैश इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा जी, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा आर ई प्लस एच, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, आर ई, और यहाँ पावर कितना है, स्क्वायर, तो ऊपर भेज देंगे कितना हो जाएगा, आर ई स्क्वायर। ये हो गया। अब इस इक्वेशन को हम फिर क्या कर दें, नाउ लेट R इक्वल्स टू आर ई प्लस एच, ये लिख सकते हैं हम। तो ये इक्वेशन कैसे चेंज होगा, जी डैश इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन, और इस वैल्यू की जगह पे हमने क्या लिखा है, R, तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। ये हो गया। अब आप यहाँ से देखिए, तो फिर हम वही बात करें कि अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस को हम चूज़ करते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए जी की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, और आर ई स्क्वायर की भी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं क्या, जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। मीन्स कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जाते जाएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कम होती जाएगी। ये रिलेशन ये हमें बताता है। फिर बच्चों, अगर हम अर्थ सरफेस पे आ जाएं तो अर्थ सरफेस पे हम कब आएंगे, जब आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, एट द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पे हम चाहते हैं कि जी डैश कितना हो जाए, तो इसके लिए अर्थ सरफेस पे आएंगे तो यही आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये यहाँ पे आप देखिए अर्थ सरफेस पे एच की वैल्यू क्या होगी, 0। ये एच अब हाइट है ना, कि जब हम कितनी हाइट ऊपर जा रहे थे, जैसे कल हम लोगों ने फॉर्मूले में डेरिवेशन में ये किया था ना कि यहाँ से जब हम आगे जा रहे थे तो ये वैल्यू क्या थी, एच थी। तो अभी आप यहाँ हो, अगर आपको अर्थ सरफेस पे आना है तो एच की वैल्यू कितनी करनी होगी, 0 करनी होगी। तो यहाँ से अगर हम एच की वैल्यू 0 कर दें तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी आर ई के इक्वल। अब आप इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लें, तो आप इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 जी डैश इज इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ देखिए आर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, आर ई के इक्वल। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आर ई स्क्वायर। तो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना, जी। मतलब अर्थ सरफेस पे जब हम होंगे तो जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, जी होगी। ठीक, ये पिछले वाले में भी आया था। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अब यहाँ से मान लीजिए कि आप दूर जाते जा रहे हो, इस अर्थ के सरफेस से आप क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे आप कहाँ जाएंगे, आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे। तो अगर हम यहाँ से लिखें कि एज we move from earth surface then r approaches to infinity।
r कहाँ जाने लगेगा, इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जाने लगेगा, मतलब हम अनंत की तरफ क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। तो अगर r इन्फिनिटी के तरफ टेंड करेगा तो यहाँ से देखिए g डैश कितना हो जाएगा, ये नीचे हम क्या पुट करेंगे 1/∞, और जो 1/∞ होता है ये कितना होगा 0, यानी g डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। मीन्स जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जाते जाएंगे तो पहले तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होते होते जैसे ही हम अनंत पे पहुंचेंगे, इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब इस इक्वेशन को ये जो 3 रिलेशन हमें मिले, कौन कौन सा रिलेशन कि अर्थ सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के इक्वल होगी, यानी यही मैक्सिमम वैल्यू होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो r के रिस्पेक्ट में g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, एज r इंक्रीजेस g डिक्रीजेस, एंड एट द इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ g टेंड्स इक्वल्स टू 0। नाउ अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो आप देखिए अब यहाँ से वो रिलेशन नहीं रहा ना, जैसे हमने ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा था, यहाँ पे देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे g की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो आप यहाँ से देखिए r की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब हम इधर की तरफ मूव करेंगे, और g की वैल्यू घटेगी, यानी ये लाइन किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। तो देखिए अब हम r को बढ़ा रहे हैं, तो r बढ़ाएंगे तो g डैश की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये देखिए अब इस इक्वेशन को हम कैसे बना सकते हैं, हम ये बना सकते हैं, और ये यहाँ पे लाके बच्चों छोड़ देते हैं, हम इन्फिनिटी तक r तो बना नहीं सकते, तो हम यहाँ पे ये लाइन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे ये लाइन आपको ये बताएगी कि जब हम इन्फिनिटी पे जाएंगे तो g की वैल्यू, ये जो g डैश हमने लिखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पे ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या होती है, g डैश और g दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होगी। तो स्टूडेंट ये कौन सा लाइन होगा, अगर इसको हम कहें तो ये हो जाएगा g डैश इक्वल्स टू g, यानी अर्थ सरफेस पे ये एट द सेंटर, एंड ये जो लाइन आपको रिप्रेजेंट करी जा रही है ये कौन सी है, g डैश इक्वल्स टू g डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये वाला जो लाइन है ये क्या बता रहा है, g डैश इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक, ये स्टूडेंट हो गया वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ग्राफ। तो ग्राफ से हमने देख लिया कि जैसे जैसे हम अगर अर्थ के सेंटर पे होंगे तो ग्रेविटी कितनी होगी 0, अर्थ सरफेस पे आएंगे तो मैक्सिमम ग्रेविटी मिलेगी हमें, जिसकी वैल्यू हम g लिखते हैं, और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से अवे होते जाएंगे वैसे वैसे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, वो 0 की तरफ अप्रोच करती जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करें। चलिए स्टूडेंट, आप लोगों ने लिख लिया होगा तो इसको इरेज करते हैं। एंड अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ latitude, effect of latitude, या इसी को बच्चों इफेक्ट ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब इसके पहले हम लोगों ने हाइट के साथ देख लिया कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हाइट के साथ कैसे चेंज होती है, मतलब हम अर्थ सरफेस से जब नीचे की तरफ जाएंगे तब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगी, और फिर अर्थ सरफेस से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्थ के रोटेशन के वजह से जो ग्रेविटी है वो कैसे चेंज होगी। स्टूडेंट, हम सबको पता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस रोटेशन की वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ सरफेस पे सब के सब क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा था कि एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो काम करता है, और ये इसका डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स सेंटर। जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि कोई भी पार्टिकल है अगर सर्कुलर आर्क पे मोशन कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन काम करता है किधर की तरफ, उसके सेंटर की तरफ, या एक्सिस ऑफ रोटेशन के टुवर्ड्स क्या करता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वर्क करता है, काम करता है। बच्चों, इसके वजह से, इस रोटेशन के वजह से जो एक्चुअल ग्रेविटी है
वो ग्रेविटी हम एक्सपीरियंस नहीं करते, उससे कुछ कम वैल्यू जो है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं। और इसके लिए अगर हम लिखें एक फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला जो होता है जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस, याद होगा आप लोगों को कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे लिखा गया था। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता था बच्चों, वहाँ हमने लिखा था इसको क्या, ए इक्वल्स टू आर ओमेगा। आर क्या था, उस सर्कुलर आर्क का जो सर्कल था उसका रेडियस था, और ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी था। अगर यहाँ हम कंसिडर करें कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं सब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो सर्कल जो बनेगा उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, उस सर्कल का रेडियस जो होगा वो आर ई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। साथ ही साथ इन दोनों के बीच के अगर एंगल को हम लिखें, और पहले हम क्या करें, अर्थ को यहाँ ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं इस चीज़ को। ये हो गया, ये लिख लिया, हम बना लिया हमने अर्थ, ये सेंटर, फिर ये क्या किया हमने, इक्वेटर ड्रॉ कर लिया। स्टूडेंट ये वाली जो लाइन है यही इक्वेटर है, इक्वेटर, और ये जो है ये क्या है, पोल है। ठीक स्टूडेंट, ये जो होगा, ये जो लाइन है अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, ये लाइन, तो ये जो लाइन होगी यहाँ पे भी क्या करेगी, ऐसे रोटेट कर रही होगी। यहाँ वाले भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सर्कुलर मोशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये बता रहा है कि ये क्या करेगा, यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन करेगा। ये आर ई होगा, रेडियस अर्थ। और यहाँ के लिए अगर हम ड्रॉ करें, ये जो एंगल है इसको अगर हम ड्रॉ करें, तो ये यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होती रहेगी। और इसके और इसके बीच का एंगल अगर हम लैम्डा ले लें, तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर लैम्डा के इक्वल। स्टूडेंट, अब आप, ये रिलेशन है हमारे पास, और इस रिलेशन से हम दो वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे होगा, पोजीशन ए पे होगा, यानी कहाँ होगा, इक्वेटर पे होगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो अगर हम यहाँ लैम्डा की ऐसे लिखें, एट इक्वेटर, इक्वेटर लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो कॉस स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये 1 आएगा ना, हाँ, कॉस 0, यहाँ हमें पता है कॉस 0 जो होगा वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये इक्वेटर पे कितनी होगी, एक्चुअल वैल्यू जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की उससे कम होगी। आप देखें यहाँ जी डैश जो है वो इक्वल है किससे, जी में से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्वियसली इससे क्या होगी, कम होगी। यानी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पे, ये एक्चुअल वैल्यू जो जी है उससे क्या आएगी, कम आएगी। और जैसे 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 हम मूव करते जाएंगे, मूव करते हम जब यहाँ पे पहुँचे, तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वैल्यू आएगी। लेकिन आप एक और केस कंसिडर करिए कि आप मूव करते करते कहाँ पहुँच गए, पोल पे पहुँच गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट पोल। तो पोल पे देखिए, जब आप मूव करते 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 यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एंगल लैम्डा कितना हो जाएगा, यहाँ से रोटेट करते हुए ये 90। तो एट पोल लैम्डा इक्वल्स टू 90, मीन्स कि जी डैश कितना आएगा, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस 90 यहाँ लिख लें, कॉस 90, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी आर ई ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, ये लिख सकते हैं। तो एट द पोल, एट पोल जी डैश इक्वल्स टू जी, मीन्स कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक्चुअल वैल्यू है वो क्या होगी, पोल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी डैश
और g क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे कहाँ पे, पोल पे। लेकिन अगर हम इक्वेटर पे आएंगे तो g डैश की जो वैल्यू होगी वो कम होगी एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से, अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, g डैश कम है, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ देखिए कम होगी और यहाँ पे जाके किसके इक्वल हो जा रही है, g डैश जो है वो g के इक्वल हो जा रहा है। मीन्स इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ शिफ्ट करते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस चीज़ को आप अर्थ के शेप से भी समझ सकते हैं। अगर यही सेम चीज़ हम क्या करते हैं, इसको अगर हम फिगर से ड्रॉ करें, फिगर से समझने की कोशिश करें, अर्थ के शेप से समझने की कोशिश करें, तो भी आप इससे समझ सकते हैं। आपको पता है कि जो अर्थ है वो इक्वेटर पे थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ देखिए ये हम शेप जो है कुछ अब इस तरह का ड्रॉ कर देंगे। ठीक, ये हो गया पोल और ये लाइन जो हो गई इक्वेटर। तो आपको पता है ये वाली डिस्टेंस जो है RE जो डिस्टेंस है, और यहाँ पे RE की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे RE की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होगी। ठीक, तो आप ग्रेविटी के फॉर्मूले से देखिए, तो ग्रेविटी का जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था वो था क्या, G इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ये था। तो आप देखिए यहाँ पे क्योंकि सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये इस लाइन के कंपैरिजन में, अगर इसको हम a से रिप्रेजेंट करें, इसके पहले में हमने जब एलिप्स पढ़ा था तो ये पढ़ा था ना कि b की वैल्यू हमेशा a से की वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी। तो अगर हम ऐसे माने कि ये a है तो आपको हमेशा दिखेगा a इज ग्रेटर देन b, मीन्स कि यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। और आप यहाँ से देखिए कि जैसे जैसे आप r की वैल्यू बढ़ाएंगे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर r की वैल्यू घट जाए तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मीन्स इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ शिफ्ट करते हैं तो RE यानी रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और क्योंकि RE डिक्रीज होने से जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आज के इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि हम ग्राफ पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके वेरिएशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि अर्थ के रोटेशन की वजह से भी ग्रेविटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो अर्थ के इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होती है वो एक्चुअल वैल्यू जो होती है ग्रेविटी की उससे कम होती है, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ शिफ्ट करेंगे इसकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है स्टूडेंट।